सितंबर 2023 में मिली बतौर सहायक शिक्षक की नौकरी को अभी 1 साल ही पूरे हुए थे कि सभी 2,897 को 31 दिसंबर 2024 के ठीक रात 12 बजे बर्खास्त कर दिए जाने का आदेश जारी हो जाता है। यानी कि 31 जनवरी को रात 12 बजे मतलब नया साल 2025 की पहली रात को 2,897 लोगों के जीवन में एक काला अध्याय जोड़ दिया जाता है और काले दिन के तौर पे 1 जनवरी 2025 को उनके जीवनी में शामिल कर दिया जाता है। चुनावी दौर में नियुक्ति का आदेश और सरकार बदलने के महज साल भर बाद इन सहायक शिक्षकों के जीवन में जैसा भूचाल आया है, पूरा परिवार सफर करने पर मजबूर है। चूंकि नियुक्ति का आधार ही हाईकोर्ट के आदेश के अधीन था, ऐसे में सरकार आसानी से पल्ला झाड़ने का अधिकार रखती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर सवाल बड़ा है कि तत्कालीन सरकार ने नियुक्ति के समय क्यों इस बात का ख्याल नहीं रखा, क्यों हजारों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ऐसी नीति बनाई गई। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, सही मायने में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ज्वलंत मसला है। बीएड की परीक्षा पास करने के बाद मेरिट में आने वाले जिन अभ्यर्थियों को बतौर सहायक शिक्षक पदस्थापना मिली थी, महज साल भर की शासकीय सेवा के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है और खुद को निर्दोष बता रही है। लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य से कैसे इनकार किया जा सकता है कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रशासनिक प्रस्तावना के आधार पर ही हुई थी। यही वजह है कि सहायक शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की एसएलपी खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि एनसीटीई ने 4 सितंबर 2023 को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को 2018 का गैजेट खारिज होने की सूचना दी थी। इसके बावजूद बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति दे दी गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की चूक बताई है। इस पूरे मसले को और बेहतर तरीके से समझने और प्रभावित सहायक शिक्षकों को मार्गदर्शक मिल सके, इस अभिप्राय से आज हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा के सर्वश्री विमल चोपड़ा, कांग्रेस के धनंजय सिंह ठाकुर और शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के तौर पर मौजूद हैं हमारे साथ वर्मा जी। आप सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ यश वर्मा जी भी हैं जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है। सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश को जिस तरह से देखते हैं, आखिर चूक कहां हो गई, बहुत बड़ा विषय है कि आखिर कांग्रेस सरकार ने जिन लोगों को ऑफर लेटर दिया, जिनको शामिल किया, महज लगभग 40,000 की सैलरी पर लगभग 3,000 लोग उस समय ज्वाइन किए और ज्वाइन होने के बाद लगभग साल भर भी उनका घर न चला होगा कि यह सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और बर्खास्तगी का आदेश आ जाता है और सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। और जिस तरीके से बर्ताव इन सहायक शिक्षकों के साथ हो रहा है, अपने पेट के लिए मर रहे, अपने महज 2 वक्त 2 जून की रोटी के लिए जिस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उनके साथ किस तरह से बर्ताव हो रहा है, कितनी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुलिस किस तरीके से उनके साथ पेश आ रही है। लेकिन उससे पहले अपन चर्चा करते हैं, समझते हैं और आंखें खोलने की कोशिश करते हैं कि इस पे सरकार किस तरह से कदम उठाती है। सवाल सबसे पहले धनंजय सिंह ठाकुर जी से लेंगे। धनंजय सिंह जी, आप कांग्रेस के पुराने प्रवक्ता हैं, आप बहुत दिग्गज हैं, आपको सब चीजों की समझ है। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर आपकी सरकार ने जब यह हायरिंग की थी तो जो जरूरी विषय थे, जो कानूनी दांवपेच थे, उनका क्या ख्याल नहीं रखा गया था? देखिए दुबे जी, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जी इस मामले पर गलती और चूक किसकी है। जी बिल्कुल, बताएं, विस्तार से बताएं। 2018 में आप देखेंगे जो केंद्र सरकार के जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो मापदंड तय करता है, जी उन्होंने मापदंड तय कर दिया कि प्राथमिक शाला में पढ़ाई किस वर्ग के लोग कराएंगे और उससे जो ऊपर के क्लास है उसमें पढ़ाई किस वर्ग के लोग कराएंगे।
और 2018 में और मापदंड तय करने के बाद उसके सर्कुलर को जारी नहीं किया, उससे राज्यों को गुमराह करने का काम किया है। जी और उसके बाद देखेंगे मामला सबसे पहले राजस्थान के सरकार जाते हैं, वहां के छात्र जाते हैं और उस मामले पर वहां पे सुनवाई होती है। जी और बड़ा हास्यास्पद विषय आप देखिएगा, जिस विषय को लेकर यहाँ प्रदेश के बीएड धारी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है, केंद्र सरकार की केंद्रीय स्कूल जो होती है उसी आधार पर केंद्रीय स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्ति कर दिया जाता है। तो जी ये दोहरा मापदंड क्यों है? हमारी सरकार ने इसी तौर पर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर देने के लिए शिक्षक भर्ती शुरुआत किया था। जब हम भर्ती की शुरुआत किए तब तक केंद्र की जो एनसीईआरटी जो है, जो शिक्षकों की नियुक्ति करता है, वो ने कोई सर्कुलर यहाँ नहीं बताया। हमारे यहाँ पे एग्जाम्स हो गए, उसमें चयनित हो गए, तब देखेंगे 11 अगस्त के आसपास वो सर्कुलर जारी होता है, तब ये मामला सामने में आता है। उसके बाद आप देखेंगे मामला न्यायालय में चले जाता है। चूंकि यहाँ के जो युवा है, चाहे वो बीएड धारी हो या डीएड धारी हो, वो तो जी सिलेक्शन उनका हो चुका था। जी सरकार में हमने हमारे जवाबदेही थी उनको नियुक्ति देना। हमने नियुक्ति पत्र जारी किया और उसमें शर्तें भी साथ किया कि जो न्यायालय का जो फैसला जिसके पक्ष में आएगा वो सबको मान्य होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना था, सरकारी नौकरी का अवसर देना था। जी सवाल ये उठता है कि वर्तमान सरकार आखिर इन युवाओं के साथ धोखा क्यों कर रही है? आप देखेंगे प्रदेश में 57,000 से अधिक रिक्त पद खाली है। जी 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा इन्होंने शुरुआत में किया था। जी जब ये सरकार में आते हैं उसके 1-1.5 महीना बाद 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा करते हैं, लेकिन ये भर्ती नहीं करते हैं। उल्टा 3,000 के लगभग 2900 के आसपास बीएडधारी हमारे शिक्षक साथी हैं, जी उनको बर्खास्त कर जाता है। ये राज्य की पहली, देश की पहली सरकार है जो नियमित कर्मचारियों को बर्खास्त की, वो भी एक मुश्त में। जी तो ये सरकार की मंशा समझ में आती है। सरकार अगर चाहती तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करके जो बीएडधारी शिक्षक जो चयनित हुए हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते थे, बिल्कुल क्योंकि या तो केंद्र में उनकी सरकार है, वो जो नियम उसको संशोधन करवा ले, जी तब इनकी नौकरी बच जाएगी। जी सारे कुल मिलाकर आप देखते हैं प्रदेश के स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार तो किसी को रोजगार देना ही नहीं चाहती है। नियम ऐसे बनाती है केंद्र सरकार जो राज्यों को पता नहीं होता है, उस नियम को दबाया जाता है। भाई केंद्रीय स्कूलों में जब पढ़ाने की उनको अनुमति है, केंद्रीय स्कूल में सुधार पर नियुक्ति हो गया, तो राज्य के स्कूलों में इनको पढ़ाने की अनुमति से क्यों वंचित किया गया? ये तो कहीं ना कहीं दोमुही बात हो गई ना, जी भेदभाव हो गया है। इसी कारण मामला जो है बिगड़ा हुआ है। और प्रदेश सरकार की जो वर्तमान में सरकार है उसके लापरवाही भी इसमें है। उन्होंने न्यायालय में बीएड वालों के पक्ष को बराबर ढंग से नहीं रखा है। जी अगर बीएड के जो शिक्षक साथी हैं, मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। सरकार चाहे तो आधे घंटे के भीतर इनको पुनः इनकी नौकरी बहाल कर सकता है, ये सरकार की इच्छा शक्ति में होना चाहिए। जी सवाल लेते हैं विमल चोपड़ा जी से। विमल चोपड़ा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जितना भी आरोप आपके ऊपर वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी ने लगाया है भाजपा के ऊपर कि यह 100% कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है और इसमें सरकार की चूक हुई है, विमल चोपड़ा जी आपसे समझना चाहेंगे, एशियन न्यूज के जरिए से समस्त सहायक शिक्षक एवं उनके परिवार और पूरा प्रदेश समझना चाहता है कि इसमें जो पहल राज्य सरकार को करनी चाहिए थी, या निर्णय आने से पहले या निर्णय होने के बाद, वो पहल क्यों नहीं की गई? क्यों आज लगभग 3,000 परिवार इसका परिणाम भुगतने के लिए रोड पर पड़े हुए हैं? जी, आपने जितना अभी लाइन से बताया, चाहे आपके संवाददाता ने जो पहले बताया, जी उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से इनके साथ खिलवाड़ किया है। जी आप देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता था। जी ये पैसा लेकर के किसी भी प्रकार की नियुक्ति करने को तैयार थे, उसके लिए चाहे उनका भविष्य किसी भी प्रकार से बिगड़े या बने, इसकी चिंता उनको नहीं थी। पीएससी का घोटाला आप देख रहे हैं जो स्पष्ट रूप से सामने आया है। जी अब बता दूं, आपके ही संवाददाता ने बताया जिस समय ये नियुक्ति हो रही थी तो चीफ सेक्रेटरी के सामने वो पत्र रखा गया था कि आप जिस नियम के तहत ये नियुक्ति कर रहे हैं ये नियम निरस्त कर दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि वो चुनाव का समय था, सितंबर का समय था और चुनाव में जाना था, इसलिए वोट की राजनीति के लिए इन लोगों ने उनके साथ खिलवाड़ किया। और आपको खुद ही धनंजय सिंह ठाकुर जी ने बताया
कि नियुक्ति देते समय ये उनको कहा गया था कि कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। यानी आप जान रहे थे कि ये चीजें कोर्ट में जाने वाली है और आपने उसमें लूप होल छोड़ा था कि वहाँ इनकी नियुक्ति निरस्त हो सकती है, इसलिए आपने उस समय तय किया कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो आप सबको मान्य होगा। यानी आप जान रहे थे कि इसमें कहीं न कहीं कानूनी दांव पेच है, लेकिन पूरी राजनीति तो लेन देन की थी और चुनावी गणित था, इसलिए उन्होंने उनको नियुक्ति दी। ये लोग जो दूसरा पक्ष था, सरकार नहीं गई इसमें, दूसरा पक्ष जो है जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई वो कोर्ट गया। हाई कोर्ट में सरकार हार गई, जो कांग्रेस की सरकार ने नियम बनाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपकी नियुक्ति गलत हुई है। अब यदि नियुक्ति गलत हुई और कांग्रेस की सरकार थी तो जिम्मेदार कौन रहेगा उस समय? कांग्रेस के लोग रहेंगे। और यदि कांग्रेस के लोगों को इतनी चिंता थी कि इनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए तो कांग्रेस इंटरफेयर करके उस जो भी अपील है, जो प्रकरण चल रहा है, उसमें अपनी बात कोर्ट में रख सकती थी। लेकिन ये लोग जानते थे कि इनकी नौकरी जाने वाली है और ये गलत कर चुके हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे लोग जानते थे। लेकिन दबाव मुख्यमंत्री का था, दबाव जो है शिक्षा मंत्री इनके क्या करते थे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। विमल चोपड़ा जी, इससे इतर मैं आपसे एक और बड़ा सवाल करता हूं। अब सवाल पिछली सरकार की चूक का हो या इस सरकार की चूक का हो, आदेश आपके सामने है। सवाल आदेश का भी नहीं है, सवाल चूक का भी नहीं है। अब सवाल है 12,000 लोगों का, क्योंकि 2,897 जो लोगों को नियुक्तियां दी गई, एक परिवार पे कम से कम 4 से 5 लोग पलते हैं। एक आय, अगर किसी एक व्यक्ति की आय होती है तो उस घर में उस एक आय से 4 से 5 लोग पलते हैं। लगभग 3,000 लोग हैं, तो अगर 4 से भी आप वो करते हैं तो 12,000 लोगों के पेट का सवाल है। अगर वो नियुक्तियां हुई हैं, अगर उन्होंने बीएड किया है और राज्य सरकार में अगर 65,000 शिक्षकों की जरूरत है, तो क्या राज्य सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि मैं कम से कम इन 3,000 लोगों को समावेश कर लूं? पहले तो सुन लीजिए आप एक बात जी। ये सारी चीजें पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना था आपको। मैं उन्होंने जो कहा उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। यदि स्पष्टीकरण नहीं दूंगा तो जनता के बीच इनका झूठ जाएगा। ये किस प्रकार के झूठे लोग हैं। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि नियुक्ति की बात, एक तो गलती की कांग्रेस ने, और जहाँ तक जो फैसला आया है ऐसा तत्काल निर्णय नहीं होता कि आज उनको हम आश्वासन दे दें कि हम आपकी नियुक्ति कर देंगे। सरकार ने कहा है उसके लिए रास्ता खोजा जा रहा है और ऐसा ठोस रास्ता खोजा जाएगा जिसमें फिर से कोर्ट में न जाना पड़े। यदि ये कांग्रेस के लोग जो है सिर्फ आरोप लगाना जानते, पीएससी के घोटाले पे ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी सरकार घोटालों की सरकार थी, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि तत्काल नियुक्ति। कोई तत्काल नियुक्ति होती है क्या? आज सरकार नियुक्ति दे देगी, कल कोर्ट में मामला चला जाएगा, फिर जो है मामला उलझ जाएगा। इसके सारे कानूनी जितने पहलू हैं उसका सुझाव सरकार ले रही है विभागों में कि इनको कैसे किस प्रकार से नियुक्ति दी जा सकती है। क्या आपके यहाँ यदि आपके चैनल में किसी को नियुक्त करना है तो आ जाएगा, अभी तो देंगे। उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है कि आप उसका इंटरव्यू लेंगे, सारी चीजें लेंगे, सारे उसके जो है रिकॉर्ड देखेंगे और उसकी योग्यता देखेंगे। जिन पदों में भर्ती होनी है उन पदों के लिए ये योग्य है कि नहीं है। अयोग्य लोगों को जैसे इन्होंने भर्ती किया था वैसे यदि किसी भी पद में ये इनको भर्ती कर दी जाए और कल फिर कोर्ट से मामला हो जाए तो कांग्रेस के लोग फिर चिल्लाएंगे। धनंजय सिंह ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं, आपको जवाब देना चाहते हैं। देखिए दुबे जी, असल है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, पढ़ते लिखते नहीं है, इनको पढ़ना लिखना चाहिए, जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। जिस दौरान छत्तीसगढ़ में ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई, जैसे आरोप लगा रहे लेन देन का, उसी दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इसी विज्ञापन के आधार पर भर्ती हुआ। ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने लेन देन किया, तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान ने कितना पैसा लिया, इनके आदित्यनाथ योगी ने कितना पैसा लिया, इसका जवाब देंगे? पहली बात। दूसरी बात, 2010 से 2012 तक बीएड धारी शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल पढ़ाने के लिए भर्ती किया गया था।
उसके बाद 2018 में जो NECTR है, जो शिक्षकों की मापदंड तय करता है, उसने नियमावली में बदलाव किया। जब माननीय न्यायालय ने उससे पूछा कि आपने किस आधार पर नियमावली में बदलाव किया, उसके मिनट्स बताइए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर गाइडलाइन चेंज करते हैं, इसे केंद्र सरकार से अनुमति भी नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जो NECT है, जिसकी जवाबदेही है, उसने इस प्रदेश और इस देश के युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? एक सवाल, इसका जवाब विमल चोपड़ा जी से लेते हैं और फिर योगेश वर्मा जी के पास चलेंगे, सॉरी यश वर्मा जी के पास चलेंगे और उनसे भी सवाल लेंगे क्योंकि वो पीड़ित हैं। जी चोपड़ा जी। नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ, राजस्थान में भर्ती हुई क्या वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट गए? जहां और तमिलनाडु में भर्ती हुई क्या वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट गए? जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और ये तो थोड़ा सा चुप रहेंगे, थोड़ा सा सुन लेंगे, थोड़ा सा विद्वता दिखाइए ठाकुर साहब, थोड़ा सा ऐसा बोलने से नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता। अरे चिल्लाइए ठाकुर जी सुनते हैं, चोपड़ा साहब की भी बात सुनते हैं, जैसे हमने आपकी बात सुनी वैसे। जितने प्रवक्ता है ना, इनकी एक ही आदत है कि जब इनको लगता है कि कुछ बोलने के लिए नहीं तो सिर्फ चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं। जी चोपड़ा जी, आप बात कर रहे थे, आप आगे बता रहे थे, उस पर पहल बताइए प्लीज। समय की बाध्यता है, अपन विवाद में नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसा चाहते हैं। ये जो है ना, आप थोड़ा चुप रहेंगे, बताने देंगे तब तो बताऊंगा ना। जी बताइए चोपड़ा जी। संसद करते रहेंगे तो थोड़ी बताऊंगा। जी विमल जी बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। गलत एक तो जब चीफ सेक्रेटरी के सामने, आपके संवाददाता ने बताया अभी कि चीफ सेक्रेटरी के सामने ये बता दिया गया था कि ये नियुक्तियां जो है नहीं हो सकती, ये गलत हो रही है, उसके बाद भी आपने नियुक्ति दी उनको। और जहां तक बात, सुन लीजिए, जहां तक जिनकी नौकरी गई है उनको फिर से नौकरी देने का सवाल है। सरकार ने कहा भी है, उन पर हम विचार कर रहे हैं, उसके सारे कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब मेरा आप दोनों से अनुरोध है, ठाकुर जी से भी और चोपड़ा जी से भी, आप दोनों से अनुरोध है, एक विगत सरकार में थे और एक अभी आप सरकार में हैं, आप दोनों से अनुरोध है कि शिक्षक प्रतिनिधि हमारे साथ यश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, आप दोनों इनकी बात को सुने, इनकी भुक्तभोगी को सुने, कितनी बर्बरता से पुलिस पेश आ रही है इस बात का भी ध्यान दें और समझें। क्या इस पे सरकार आगे आके ये एक चीज कह सकती है कि आप संयम रखें, धैर्य रखें, आपके ऊपर विचार किया जा रहा है और किसी न किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे। नहीं, धैर्य रखेंगे हम, लेकिन आप जो है ठाकुर को चुप कराया करिए, ठाकुर साहब को। हाँ, अभी चोपड़ा जी, अभी यश वर्मा जी को सुनते हैं। यश वर्मा जी, सवाल आपसे है कि क्या यह एक प्रशासनिक त्रुटि कह सकते हैं इसको, या सरकार जब बदलती है तो जो संधि का समय होता है उसका दुष्परिणाम कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब जो भी नियुक्ति होगी वो या तो नियुक्ति पत्र में लिख दें कि ये कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया है, और लिख दे कि बीजेपी सरकार ने नियुक्त किया है। हमारी नियुक्ति राज्य शासन ने की है। एनसीटी की जो गाइडलाइन जब जारी किया गया था तो क्यों वहां के जो अधिकारीगण थे उन्होंने सही तथ्यों को नहीं रखा? एनसीटी के अधिकारियों ने क्यों केंद्र सरकार के दबाव पर ऐसे सारे तथ्य क्यों नहीं रखे? जो और बोलते हैं कि अभी हमारी टर्मिनेशन के बाद कमेटी बना दी गई है। क्या वर्तमान सरकार को यह नहीं मालूम था कि ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है? यदि स्थिति उत्पन्न हो सकती थी उनको भी तो पता था कि हमारे नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि आपको बाहर किया जा सकता है। तो क्या वर्तमान सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, क्या इतने समय तक वो एक कमेटी बना के इसका रिपोर्ट अपने पास नहीं रख सकते थे कि यदि इनको टर्मिनेट किया जाएगा तो हम ये दूसरा रास्ता निकालेंगे? और पिछले 6-7 महीने से हम सभी मंत्री और विधायक के पास गए, उन्होंने कहा बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। इसी आश्वासन के साथ हम इसी आशा में थे और हमारे पालकगण भी इसी आशा में थे कि विष्णुदेव सरकार एक बीच का रास्ता निकालेगी, लेकिन टर्मिनेशन होने के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। 31 दिसंबर को हमें बाहर किया गया और 3 जनवरी को कमेटी गठित की गई। पहले क्यों इस पे पहल नहीं किया गया? और अभी जो बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि कोई भी एक प्रक्रिया होती है कि एक के जगह अगर दूसरे को अपॉइंट किया जाता है तो एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। उस नोटिस पीरियड में पूर्व जो है
वो उतने दिन तक काम करता रहेगा नोटिस पीरियड में, और जब नए की नियुक्ति होगी तो जस्ट अगले दिन से वो नियुक्त होता है। कोई भी ऑफिस ऐसे बिना उसके नहीं चलता है। हमें भी बहुत पीड़ा हुई जब हम हड़ताल में बैठे थे, तो हमारे स्कूल के बच्चे हमसे पूछते थे कि सर आप कब आएंगे, और अभी तक डीएड वालों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये जो शिक्षा भी बाधित हो रही है, उनको पता था क्या हमें 30 दिन का समय दिया जाता आपके हिसाब से वर्मा जी आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सर आगे का रास्ता है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, कमेटी बनाई है, हम शुरू से यही कर रहे हैं कि कमेटी का एक टाइमलाइन डिसाइड कर दे, ताकि हम और पूरे जो हमारे परिवारजन जो पीड़ित हैं वो एक आश्वस्त हो जाए कि सरकार हमें समायोजित करेगी। अब हम प्राइमरी सहायक शिक्षक में तो नहीं रह सकते हैं, क्लियर हो चुका है, लेकिन किसी पद पर समान वेतन में यदि हमें वो समायोजित करना चाह रही है सरकार की मंशा जैसे कि दिख रही है, तो हमें जल्द से जल्द एक टाइमलाइन के साथ समिति का जो है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार आपकी और अग्रसर है, आपके विचार से विचार मिलता हुआ कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ अग्रसर है सरकार? जी सर, हम एक ही बात पे अड़े हुए थे कि ठोस आश्वासन हमें मिलना चाहिए, एक लिखित आश्वासन हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी तक जितने भी आंदोलन हम किए वहां पर कहीं पर भी हमें लिखित आश्वासन नहीं मिला। लेकिन मुख्यमंत्री जी का बार बार बयान आ रहा है कि हम किसी की नौकरी नहीं छीनेंगे, हम कुछ ना कुछ विकल्प निकालेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान ही काफी है कि वो हमारे लिए बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। जी, यही उम्मीद है। बहरहाल समय की बाध्यता है। विमल चोपड़ा जी और धनंजय सिंह ठाकुर जी और यश वर्मा जी, आप तीनों मेहमानों को एशियन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बड़ी बात है, बड़ा सवाल है कि इस पूरे मसले पर हमारे मेहमानों ने विषय को लेकर के जो प्रकाश डाला है, संभव है कि प्रभावित अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन मिला होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुद्दा में एक नए विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।